स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। प्राइमरी मॉडल वाज गिवन बाय थॉमसन। थॉमसन मॉडल के पहले इलेक्ट्रॉन्स की खोज हो चुकी थी और उन्होंने कहा था कि एक लंप है पॉजिटिव चार्ज का, मैटर इज पॉजिटिव चार्ज लंप लाइक ए केक, और उसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मैटर विथ इलेक्ट्रॉन्स इन इट, दिस इज द थॉमसन मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड मॉडल को हम देखते हैं क्या था और रदरफोर्ड ने कैसे फाइंड किया था वो मॉडल। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड का बहुत ही पतला फॉइल बनाया जा सकता है। दिस इज फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इन विच ही bombarded this foil, gold foil, with alpha particles. Alpha particles are positive charge. Alpha particles पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जब अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए गए यहां पर, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे चले गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी deviation in its path. Some of alpha particle deviated by small angles, very few, and only 1 in 10,000 particles deviated by more than 90-degree angle. That means this is alpha particle. That means there is a big space which is empty, and there is a very small point where all the mass positive charged is placed. And after this experiment, existence of nucleus was proposed by Rutherford, and hence the Rutherford nuclear model, nuclear atom. तो देखते हैं रदरफोर्ड ने क्या कहा था। और तो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटम क्या था? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द मैटर इज कंसिस्टेड इन न्यूक्लियस, और पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, इसलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल आसपास के खाली स्पेस से चले जाते हैं अनडिफ्लेक्टेड, but only few is deflected by the nucleus because it is also positively charged. Alpha particles are positively charged. It has +2 charge. So it was the first time when a nucleus found. तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो मॉडल था वो बड़ा सिंपल मॉडल था। रदरफोर्ड ने कहा था कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटी सी जगह पर है जिसे न्यूक्लियस कहा गया, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड स्पाइरल पाथ में घूमते हैं, और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं और एटम का एक्सिस्टेंस खत्म हो जाता है। दिस वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड थ्योरी, क्योंकि एटम का एक्सिस्टेंस कभी खत्म होते नहीं देखा गया। तो उसके बाद में क्या थ्योरी आई यह देखते हैं। The Bohr's theory of hydrogen-like atoms. It was Niels Bohr. Who proposed a new theory for atoms. Basically, he proposed a theory for hydrogen-like atoms. लेकिन उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एटम के लिए नील बोहर्स थ्योरी एप्लीकेबल नहीं थी। लेकिन नील बोहर ने यह थ्योरी कहां से फाइंड करी थी, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कई दिनों से लगातार सोच रहे थे कि आखिर कैसे एटम्स होंगे, कैसे प्रोटॉन्स हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक रात उन्होंने यह सपना देखा कि वह एक सेंटर पर है जहां आग लगी हुई है और उसके आसपास कोई हेवनली बॉडीज
रिवॉल्व हो रही है। जब सुबह जागे तो उन्हें पता चला, उन्होंने सोचा कि आखिर ये इसका मतलब क्या हो सकता है। उन्होंने तुरंत कॉन्सिक्वेंस निकाला कि सेंटर पर सारा पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे कि सन के अराउंड बाकी सारे प्लैनेट्स। तो उनका जो फर्स्ट पोस्टुलेट था वह बड़ा सिंपल सा था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस in stable orbits of fixed energy. Also, he proposed that when these electrons shifts from one orbit to other, radiation takes place equal to energy difference of orbits. That means E initial minus E final is equal to h nu. अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट होता है, ट्रांजिट होता है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन यहां से अगर यहां आता है तो एक रेडिएशन होगा, यहां पर फोटोन का रेडिएशन होगा, जिसका एनर्जी इन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा, क्योंकि ऑर्बिट्स जो है वो फिक्स्ड एनर्जी के हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो यहां इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी अब वो यहां की एनर्जी से डिफरेंट होगी। जो एनर्जी डिफरेंस है EI माइनस EF, इस डिफरेंस के इक्वल एनर्जी का फोटोन एमिट होगा। एंड देयर इज h nu. H is Planck constant and nu is the frequency of radiation. So H is Planck constant. We must know that it is 6.62 into 10 to the power minus 34. That is 6.62 into 10 to the power minus 34 joule into second. तो यह प्लैंक कांस्टेंट हुआ और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। सेकेंड पोस्टुलेट जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब इलेक्ट्रॉन इस फिक्स्ड ऑर्बिट में है, लेकिन इस फिक्स्ड ऑर्बिट में क्यों है और यहां और कौन सी प्रॉपर्टी है, वह सेकेंड पोस्टुलेट में बोहर ने फाइंड कर ली थी। बोहर ने एक्चुअली सेकेंड पोस्टुलेट की जो कैलकुलेशन थी पता नहीं कैसे किया था, क्योंकि यह हमारा सिलेबस से बाहर है। हम इसे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से जरूर देख सकते हैं, डी ब्रोगली वेव के अकॉर्डिंग जरूर देख सकते हैं, जब डी ब्रोगली पढ़ेंगे तब। लेकिन यहां पर मैं आपको बोहर ने जो पोस्टुलेट दिया था वह लिखता हूं। बोहर ने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, दैट इज एंगुलर मोमेंटम is equal to mvr, angular momentum of an electron in an orbit, that is equal to mass of electron, v is the speed and r is the radius of the orbit, will be equal to integral multiple of h upon 2 pi. What is h? H is Planck's constant and n is obviously integer, it is a positive integer. तो यह बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने यह कैसे फाइंड कर लिया था कि एंगुलर मोमेंटम जो है NH अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा, वेयर n इज इंटीजर। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 है, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 है, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 है। बेसिकली n इज व्हाट? n इज आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट वी लर्न इन केमिस्ट्री। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दैट मीन्स angular momentum is quantized
क्वांटाइजेशन क्या होता है, आप इस बात को समझिए। क्वांटाइजेशन का मतलब यहां पर जब भी आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, एलिमेंट्री लेवल पर जब फिजिक्स पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब फिजिक्स पढ़ते हैं, तो यहां क्वांटाइजेशन होता है। जैसे कि हमने देखा ना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट मैंने वहां बताया था। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, इट कैन अटेन only certain values, not all the values, and that certain values are multiple of h upon 2 pi, basically integral multiple of h upon 2 pi. So angular momentum is quantized according to the Niels Bohr. With the help of these two, we can find all the values of radius, energy, angular momentum and all that. तो वह कैलकुलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसे देखना चाहिए, समझना चाहिए, और हम इन कैलकुलेशंस को करते हैं। देखिए कैसे होता है ये सब। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। बोहर के अकॉर्डिंग अगर न्यूक्लियस पे चार्ज है z टाइम्स द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बट पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसके लिए रेडियस है r। एक्चुअली हम आर एन लेंगे nth ऑर्बिट के लिए, और स्पीड ऑफ ऑर्बिटिंग जो होगी वी एन, दैट इज द स्पीड इन nth ऑर्बिट। एंड जेड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए लेना है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जेड होगा 1 या 2 या 3। लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम का कंसेप्ट क्या हुआ? हाइड्रोजन लाइक एटम वह है जिनके सेंटर पर चार्ज तो पॉजिटिव है लेकिन केवल एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। तो हाइड्रोजन लाइक एटम की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो है उनके लिए बोहर्स थ्योरी एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स एटम के लिए यह एप्लीकेबल नहीं है। पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाइए, लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम्स को उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन कौन से हो गए? एक तो हाइड्रोजन इटसेल्फ, दूसरा ड्यूटेरियम, फिर हीलियम प्लस। हीलियम प्लस क्यों? क्योंकि हीलियम के सेंटर पर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है लेकिन केवल एक इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए अगर ऑर्बिट में, तो इंटरेक्शन होगा उनका, और फिर बोहर्स थ्योरी वहां पर हेल्पलेस हो जाएगी। लिथियम प्लस 2 एंड सो ऑन, जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है वह हाइड्रोजन लाइक एटम हो गए। तो उनके लिए बोहर्स थ्योरी बड़ी एप्लीकेबल है। और बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम सेंटर पर z टाइम चार्ज ले लेते हैं, z प्रोटॉन्स लेते हैं, तो उनका चार्ज हो जाएगा Ze, Z इज द एटॉमिक नंबर। यहां 1 होगा, यहां 2 होगा, यहां 3 होगा। तो फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो रेडियस है वो फिक्स है। तो फिक्स रेडियस कैसी हो सकती है? आप देखिए, अट्रैक्शन, कूलम अट्रैक्शन जो होगा वो Z इंटू ई होगा, दैट इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंटू चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। दिस इज द Q1 Q2 ऑफ इक्वेशन। दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज r स्क्वायर, बेसिकली दिस इज rn स्क्वायर। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट को हम rn कहेंगे यहां पे। और अट्रैक्शन जो है सर्कुलर मोशन माना जाता है यहां पर। तो सर्कुलर मोशन के लिए अट्रैक्शन कौन सा होगा? अट्रैक्शन जो होगा वह सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mvn स्क्वायर बाय rn, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। और अगर यह अट्रैक्शन है तो इससे हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अट्रैक्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर दिया हमने, और दूसरा पोस्टुलेट जो था उससे हम लिख सकते हैं mvn rn विल बी इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहां पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा Ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। rn जो था उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर, और एक rn कैंसिल हो जाएगा, यहां से एक rn होगा। mvn rn को nh अपॉन 2 पाई लिखा जा सकता है, तो nh अपॉन 2 पाई लिखा जाएगा।
MVN को, और एक VN यहां पर आपको फ्री मिलेगा। तो दिस इज टू पोस्टुलेट्स, और इस पोस्टुलेट से हम सबसे पहले VN की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज VN? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। VN क्या होगा? VN होगा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दीजिए, डिनोमिनेटर में होगा 2 एप्सिलॉन नॉट, NHD आएगा यहां पर डिनोमिनेटर में, और यहां होगा ZE²। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड इन nth ऑर्बिट। इसकी जो खासियत है वह यह देखिए, VN इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हम इसके बारे में और बातें करेंगे बाद में। अब हम देखते हैं Rn की वैल्यू क्या होगी। इस इक्वेशन में VN की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो Rn की वैल्यू मिल जाएगी। तो M VN की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ZE² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH, यहां हो जाएगा हमारा VN। Rn हमने यहां पर लिखा है फिर से, और NH अपॉन 2 पाई। यहां से जो वैल्यू मिलेगी वह वैल्यू मिलेगी हमें Rn की। Rn की वैल्यू क्या होगी आप देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, NH मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह होगा N² H²। ZE² डिनोमिनेटर में होंगे, ZE² डिनोमिनेटर में होंगे, डिनोमिनेटर में पहले से पाई है, यह पाई या ZE²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज M, बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ZE² और M इंटू पाई भी होगा यहां पर, और एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई होगा यहां पर। दिस इज Rn, और आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं Rn इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसकी सहायता से हम हाइड्रोजन के एटम का डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं। अब हम एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं, टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं, और बात करते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी होगी और कैसी कैसी होगी, क्या रिलेशन होगा उनके बीच।